जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। आप देख रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की न्यूज़ और एडिटोरियल एनालिसिस के लेक्चर को। और ये लेक्चर आपकी सिविल सर्विसेज की जर्नी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर का फ़ायदा आपको कैसे उठाना है तो ध्यान से सुन लो। देखो, सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन पर देख लो, आप पूरे टॉपिक्स हमने दिए हुए हैं कि आज के लेक्चर में कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे। दूसरी चीज़, आपको ईयरफोन लगाकर एक शांत जगह पर बैठना है और ध्यान से पूरे लेक्चर को सुनना है, क्योंकि एक पॉडकास्ट लेक्चर है और साथ ही साथ पेन और पेपर लेकर रफ में चीजें लिखते चलना है। और रफ में लिखना है। क्यों रफ में लिखना है? क्योंकि लेक्चर में ही मैं आपको शॉर्ट नोट्स दे दूंगा और वो शॉर्ट नोट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। तो बिना समय वेस्ट किए फटाफट लाइक का बटन हिट कर लो, नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस लेक्चर को शेयर जरूर करना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का नाम तो आपने सुना ही होगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी एक मुद्दा सामने आ रहा है कि इस पॉलिसी के तहत जो है वो क्लासरूम आवर्स, यानी कि क्लासरूम में पढ़ने के जो घंटे होते हैं वो काफी ज्यादा हो गए हैं। तो इसी को हम लोग एनालाइज करेंगे। ये आपके जीएस पेपर 2 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो आज के समय पर इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट्स काफी ज्यादा क्लासरूम आवर्स में इन्वेस्ट करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग हर सेमेस्टर्स में स्टूडेंट को 5 कोर्सेज पढ़ने होते हैं, जिसमें हर कोर्स के लिए 4 घंटे की वीकली क्लासेस होती हैं। इसका मतलब है टोटल 20 घंटे हर हफ्ते सिर्फ क्लासरूम में स्पेंड करना होता है स्टूडेंट्स को। अगर हम इसे कंपेयर करें यूरोपियन यूनियन और नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज के साथ, तो देखो यार, वहां पे स्टूडेंट्स सिर्फ 4 कोर्सेज लेते हैं और वीकली 12 घंटे क्लासरूम में स्पेंड करते हैं। समझने वाली बात यह है कि यह डिफरेंस सिर्फ नंबर्स का नहीं बल्कि लर्निंग के अप्रोच का भी है। देखो, लंबी क्लासरूम आवर्स का स्टूडेंट की लर्निंग और एकेडमिक एक्टिविटीज पर क्या असर पड़ता है? पहला पॉइंट, सेल्फ स्टडी और क्रिटिकल थिंकिंग का वक्त कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट, स्टूडेंट्स पैसिव लर्नर बन जाते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स नहीं। तीसरा पॉइंट, रिसर्च और क्रॉस डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन के लिए टाइम नहीं मिलता। इसका रिजल्ट यह है कि स्टूडेंट्स थक जाते हैं और उनका ओवरऑल एकेडमिक आउटपुट जो है वो गिर जाता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कंटिन्यूअस असाइनमेंट पर फोकस दिया जाता है। मतलब स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को सेमेस्टर के अलग अलग कंपोनेंट्स के बेसिस पर इवैल्यूएट किया जाता है। लेकिन ये स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये सिस्टम तभी इफेक्टिव है जब फैकल्टी के पास प्रॉपर टाइम हो असेसमेंट्स प्लान करने और एग्जीक्यूट करने के लिए। यानी कि फैकल्टी ने स्टूडेंट्स को तो असाइनमेंट दे दी है, बट स्टूडेंट ने वो असाइनमेंट प्रॉपर किया कि नहीं किया, इस पर फैकल्टी अपना वो नहीं दे पा रहे हैं, सजेशंस रिकमेंडेशंस प्रॉपर चेक नहीं हो पा रहा है। फैकल्टी को ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट पर रिलाई करना पड़ता है कई बार, जो डीप लर्निंग को प्रमोट नहीं करता। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक और प्रॉब्लम है। फैकल्टी को कोर्स डिजाइन करने, रीडिंग मटेरियल प्रिपेयर करने और ग्रेडिंग करने का ज्यादा रोल दिया गया है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इंडियन फैकल्टी का वर्कलोड यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन फैकल्टीज के मुकाबले काफी ज्यादा है। इंडियन प्रोफेसर हर वीक 14 से 16 घंटे क्लासरूम में स्पेंड करते हैं, जबकि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में ये सिर्फ 9 घंटे हैं। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? रिसर्च, मेंटरशिप और करिकुलम डेवलपमेंट जैसी एक्टिविटीज इसमें सफर कर रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस सिस्टम को बैलेंस कैसे करें। तो देखो, क्लासरूम के जो घंटे हैं उसको रिड्यूस करना होगा। स्टूडेंट्स को सेल्फ लर्निंग और रिसर्च के लिए वक्त मिलना चाहिए। कोर्सेज की संख्या सेमेस्टर में कम करें जिससे क्वालिटी इंप्रूव हो सके। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ जो है वो उसको अलाइन करना जरूरी है, ताकि इंडियन स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल कंपटीशन में एडवांटेज मिले। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का विजन तभी पूरा होगा जब हम टीचिंग डायनेमिक्स और एकेडमिक वर्कलोड को सिस्टमैटिकली हैंडल करेंगे। सो गाइस, एजुकेशन में सुधार, ये ऐसे टॉपिक सिविल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये एक बड़ा चैलेंज है क्लासरूम आवर्स का, जो आप मेंशन करेंगे अपने मेंस में। तो नोट्स देखो आपके सामने हैं कि स्टूडेंट्स 20 घंटे वीकली क्लासरूम में स्पेंड कर रहे हैं नई सिस्टम यानी कि नई पॉलिसी के तहत, और यूरोपियन यूनियन और नॉर्थ अमेरिका में स्टूडेंट्स मात्र 12 घंटे स्पेंड करते हैं। इससे क्या होता है कि सेल्फ स्टडी करने का टाइम कम मिलता है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं हो पाती, रिसर्च नहीं हो पाती और स्टूडेंट एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और इसके लिए हमें जो है वो क्या करना जरूरी है? तो ऑब्वियस ही बात है कि इस चीज को चेंज करना जरूरी है। क्लासरूम आवर्स को रिड्यूस करो, सेमेस्टर के कोर्सेज को कम कर दो, 5 की जगह 4 कोर्स कर दो, राइट, और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ इसको अलाइन करो।
और इंडियन फैकल्टी की बात करें तो उनके ऊपर भी वर्कलोड काफी ज्यादा है कंपैरेटिवली टू ग्लोबल एवरेज। जो 9 घंटे इंडियन फैकल्टी 14 से 16 घंटे यहां पर स्पेंड करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था गाइज, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। सो गाइज, इस टॉपिक में हम बात करेंगे इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर 2 का। तो श्रीलंकन प्रेसिडेंट अनुराग कुमारा, इनकी इंडिया विजिट पर ध्यान देना जरूरी है। ये उनका पहला इंटरनेशनल ट्रिप था और इससे इंडिया श्रीलंका के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एक नए लेवल पर ले जाने का सिग्नल जो है वो मिल रहा है। श्रीलंका का इस ट्रेडिशनली इंडिया को अपना डिप्लोमेटिक प्रायोरिटी देता है। इसकी जानकारी आपको ऑलरेडी जो है वो होगी, क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्री है और हम उनकी काफी हेल्प करते हैं। तो अब बात करते हैं सिक्योरिटी कंसर्न की। कुछ चिंता है सिक्योरिटी से रिलेटेड। गाइस, पिछले कुछ सालों में इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन में एक मेजर इशू है चाइनीज शिप्स का। किसका? चाइनीज शिप्स का। श्रीलंकन वाटर्स में चाइनीज शिप्स की फ्रीक्वेंट प्रेजेंस एक बड़ा कंसर्न बन गई है। लेकिन इस बार जो ये प्रेसिडेंट की विजिट हुई है, श्रीलंकन प्रेसिडेंट की, इनने अश्योर किया है कि श्रीलंका अपनी टेरिटरी का उपयोग इंडिया के खिलाफ नहीं होने देगा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये अश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्योंकि उनकी पार्टी जो है जेवीपी, इसको एक प्रो चाइना पार्टी माना जाता है और प्रो चाइना होने के बावजूद इन्होंने ये फैसला लिया है कि ये इंडिया को जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से जो है वो सपोर्ट करेंगे। और इस अश्योरेंस से इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस में एक पॉजिटिव सिग्नल जो है वो जा रहा है, जो रीजनल स्टेबिलिटी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अब डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक कॉपरेशन की। दोनों देशों ने मिलकर फोकस किया एग्रीकल्चर के ऊपर, डिजिटल इकोनॉमी जैसे सेक्टर्स पर। एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप एग्रीकल्चर के लिए प्रपोज किया गया, जो बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशंस को और मजबूत करेगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अडानी ग्रुप के प्रोजेक्ट्स पर कोई स्पेसिफिक डिस्कशन नहीं हुआ। आपको ये याद रखना होगा सिविल सर्विसेज के लिए कि इकोनॉमिक रिलेशंस का एनालिसिस करते वक्त ये प्रोजेक्ट्स भी काफी ज्यादा जरूरी हैं। पेंडिंग एग्रीमेंट्स का भी एक पार्ट है जो सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ईटीसीए जिसको हम लोग बोलते हैं, इस पर अब तक 14 राउंड्स की नेगोशिएशन हो चुकी है, यानी कि 14 बैठकें हो चुकी है, बट अभी भी एग्रीमेंट कोई भी फाइनल जो है वो नहीं हुआ है। अब मछुआरे का डिस्प्यूट भी है। दोनों कंट्रीज अपने स्टेटेड पोजीशन पर, यानी कि जो वो बोल रहे हैं उसी पर टिके हुए हैं। लेकिन फिशरमैन एसोसिएशन की मीटिंग इंकरेज करने की बात हुई है। ये एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन की तरफ एक छोटा सा इशारा हम लोग को देखने को मिल रहा है। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज का। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एम्फेसाइज किया कि श्रीलंका अपने कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट्स को फुलफिल करे और प्रोविजनल काउंसिल इलेक्शंस कंडक्ट करे। यहां पे 13th अमेंडमेंट का जिक्र करना जरूरी है, जो प्रोविंशियल काउंसिल को ऑटोनॉमी देने के लिए बनाया था। ये जेवीपी पार्टी जो है गाइस, हिस्टोरिकली इस अमेंडमेंट के खिलाफ रही है, क्योंकि ये 1987 इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड का एक पार्ट है। ये एस्पेक्ट रीजनल स्टेबिलिटी और श्रीलंका के इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीसेंट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में प्रेसिडेंट जो श्रीलंकन के हैं, उन्होंने कोलिशन को लेकर एक मैसिव मैंडेट मिला। इससे उनके पास एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इंडिया के साथ रिलेशन को और मजबूत करने के लिए। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हमने जो चीजें समझी, आपके सामने नोट्स ऑलरेडी हैं कि श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने इंडिया में विजिट करी, जिससे और बेहतर रिलेशंस हो रहे हैं श्रीलंका और इंडिया के। फोकस यही है कि इंडिया की डिप्लोमेसी पर जो है वो प्रायोरिटी जो है वो दी गई है। सिक्योरिटी कंसर्न यही है कि चाइनीज का इन्फ्लुएंस जो है वो काफी ज्यादा श्रीलंकन बॉर्डर्स में है और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए उसका प्रेजेंस जो है वो नहीं होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर बनाने की बात की गई है, बट कोई भी अभी अडानी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी चीज को मेंशन नहीं किया गया। ईटीसीए के नेगोशिएशन अभी चल ही रहे हैं और फिशरीज का डिस्प्यूट्स भी अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। फिर इसके अलावा 13th अमेंडमेंट पर हमने बात करी, जिससे कि जो श्रीलंका है उसकी प्रोविंसेस को जो है वो ऑटोनॉमी जो है वो मिल सके। फिर इसके अलावा स्ट्रॉन्ग मैंडेट जो है वो श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने जो है वो इंडिया के साथ रिलेशन बनाने के लिए जो है वो दिया है। तो बस ये बेसिक से फैक्ट है, यानी कि एक ओवरव्यू कि अभी रिलेशंस में जो है वो क्या चल रहा है, तो जिसके बारे में एक आपको जनरल सा जो है वो आइडिया होना चाहिए। दैट्स इट। अब गाइस हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से रिलेटेड ये टॉपिक है। अब मैं आपको क्लियरली बता दूं कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज या हेल्थ से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं वो एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 2 हेल्थ सोशल जस्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है और पेपर 3 इंक्लूसिव ग्रोथ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो सबसे पहले समझते हैं कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी कि यूएचसी, इसका मतलब क्या है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का ऑब्जेक्टिव है कि हर व्यक्ति को बिना किसी फाइनेंशियल बर्डन के क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस मिल सके, और ये एक आइडियल सिचुएशन है, पर इसे अचीव करना इतना आसान नहीं है, स्पेशली इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में। अब देखते हैं गवर्नमेंट का हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर कैसे वेरी करता है अक्रॉस स्टेट्स। नेशनल हेल्थ अकाउंट 2019-20 के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, इसका पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर 3,829 रुपए है। किसका? हिमाचल प्रदेश का। केरल की बात करें तो 2,590 रुपए और 2,093 रुपए तमिलनाडु का। सोचिए, यानी कि हर एक व्यक्ति पर इतने रुपए ये तीन स्टेट जो है वो खर्च कर रही है। बट उत्तर प्रदेश मात्र, और बिहार मात्र 951 और 701 रुपए जो है वो खर्च कर रहे हैं। मतलब स्टेट्स के बीच हेल्थ पर खर्चे में बहुत ज्यादा डिस्पैरिटीज है, राइट, जो हेल्थ के रिजल्ट्स को जो है वो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। अब आइए वेस्ट बंगाल का एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी जो है वो देखते हैं। वेस्ट बंगाल का फर्टिलिटी रेट 1.64 है, जो काफी कम है, पर फिर भी यहां टीनेज प्रेगनेंसी रेट हाई है, 16%। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यहां 1,346 रुपए पर कैपिटा है, जबकि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अचीव करने के लिए 22,205 रुपए पर कैपिटा की जरूरत है। सोचिए आप, यहां एक और दिक्कत है, पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर ग्रो तो कर रहा है 11.7% की एनुअल ग्रोथ से, पर फिर भी हेल्थ कवरेज गोल्स अचीव नहीं हो पा रहे हैं। मतलब फाइनेंस का सबसे बड़ा इशू है जो क्लियरली नजर आ रहा है। अब आंध्र प्रदेश में हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ा है 2019-20 पर, फिर भी यहां 64% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर समझते हो कि लोग इलाज के दौरान जो है वो अपना सब कुछ बर्बाद जो है वो कर दे रहे हैं, यानी कि पूरे कंगाल जो है वो हो जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल, बिहार, गुजरात में हाई ब्लड शुगर लेवल है, लेकिन हाइपरटेंशन के रेट्स वेरी करते हैं। इसका मतलब है जेनेटिक और रीजनल फैक्टर्स भी हेल्थ रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस करता है। तमिलनाडु और तेलंगाना में हाइपरटेंशन काफी ज्यादा है, जो एक अलार्मिंग ट्रेंड है। अब थोड़ा डीपर चैलेंजेस को समझते हैं। झारखंड, बिहार, केरल, पंजाब, इन स्टेट्स में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 50% से ज्यादा है। पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में रिसोर्सेज की कमी है, जैसे वेस्ट बंगाल के हॉस्पिटल्स में स्वास्थ्य साथी जैसी स्कीम्स होने के बावजूद इश्यूज हैं। सी सेक्शन रेट्स पब्लिक हॉस्पिटल्स में बढ़ते जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम्स पर और ज्यादा प्रेशर डालते हैं। तो सोल्यूशन क्या है यार? देखो, एक बात तो क्लियर है कि ब्लैंकेट पॉलिसीज, यानी एक ही तरह की पॉलिसी सब जगह काम नहीं करती। हर रीजन की अलग जरूरतें हैं, जो कल्चर, डेमोग्राफी और जेनेटिक्स से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। आपको क्या जरूरत है? प्रोएक्टिव पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव की, प्राइमरी हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने की, और एक ऐसा सिस्टम शुरू करने की जो लोकल हेल्थ डेटा के आधार पर बनाया जाए, या पॉलिसीज लोकल हेल्थ डेटा के आधार पर तैयार की जाए। सो गाइस, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एक कॉम्प्लेक्स चैलेंज है, पर अगर हम रीजन स्पेसिफिक अप्रोच अपनाएं तो इससे अचीव करना पॉसिबल है। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नोट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का गोल जो है वो क्वालिटी हेल्थ केयर जो है वो सभी को प्रोवाइड कराना, बिना किसी फाइनेंशियल बर्डन या आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर के। और गवर्नमेंट का खर्चा जो है वो क्या है, तो वेरी कर रहा है, अलग अलग जगह पे क्या क्या खर्चे हैं। एग्जैक्टली खर्चा याद रखने की जरूरत नहीं, बट थोड़ा सा एक आपको आइडिया होना चाहिए। देखो, 22,205 रुपए पर कैपिटा की आवश्यकता है, बट ऑन एन एवरेज 4,000 3,000 तक का, 3,000 4,000 भी मैंने ज्यादा बोल दिया। ऑन एन एवरेज मतलब 2-2,500 तक की हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ऑल ओवर इंडिया जो है वो नजर आ रहा है। फिर हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, हाइपरटेंशन का इशू है, जेनेटिक फैक्टर्स हैं। तो सोल्यूशन क्या है कि भाई आप क्षेत्र के आधार पर पॉलिसी बनाओ, ब्लैंकेट पॉलिसी ना बनाओ। प्राइमरी हेल्थ सिस्टम को मजबूत करो, राइट, लोकल डेटा का जो है वो इस्तेमाल करो पॉलिसीज बनाते समय। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। अब चाइना एज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेट कलेक्टर का टॉपिक है। अगर आप लोग शायद मुझे फॉलो कर रहे हैं ऑलमोस्ट 2-3 साल से, यानी कि कुछ रेगुलर स्टूडेंट्स जो है हमारे, तो जो सीरियसली जो है वो तैयारी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप 1.5 साल से भी मुझे फॉलो कर रहे होगे, तो मैंने बीच में आपको कई टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं। वैसे हालांकि इस टॉपिक की एनालिसिस जो है वो मैंने ऑलरेडी वन बेल्ट वन रोड का जब टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा चला था, तो उस समय हमने जो है वो डिस्कस की हुई थी। मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं, 2019-20-21 के अराउंड। तो मैंने बहुत क्लियरली जो है वो ये चीज़ एक्सप्लेन जो है वो कर दी थी कि एक टाइम आएगा कि अभी जो आज की डेट में चाइना सबको कर्जा दे रहा है, एक टाइम पर सबसे इंटरेस्ट जो है वो वसूलेगा, और इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो अपना दबदबा जो है वो बनाएगा। और हो यही रहा है, देखो आर्टिकल आपके सामने आ ही गया है।
और मेन ऑब्जेक्टिव गाइज यही होना चाहिए आप लोगों का भी कि आपका माइंडसेट कुछ इस प्रकार हो कि आने वाले समय में क्या होने वाला है उसका प्रिडिक्शन जो है वो आप पहले ही कर लें, क्योंकि यही उम्मीद होती है एक आईएएस ऑफिसर से। तो हम समझेंगे कि कैसे चाइना दुनिया का सबसे बड़ा डेट कलेक्टर बन गया। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी इसको कहते हैं गाइस। तो क्या है ये और इसका जियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है, तो आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले चाइना का ग्रोइंग एक्सटर्नल लैंडिंग पर फोकस करता है। 2023 तक दुनिया के 25% बायलेटरल एक्सटर्नल डेट का उधार सिर्फ चाइना को देना पड़ रहा है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा डेट कलेक्टर बनाता है। पिछले 20 सालों में चाइना ने अपना बायलेटरल लैंडिंग डिप्लोमेटिक बढ़ाया है और यूएसए और जापान और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जैसे ट्रेडिशनल लेंडर्स को पीछे छोड़ दिया। यानी कि अब चाइना जो है वो सबसे ज्यादा लोन्स प्रोवाइड करा रहा है पूरे दुनिया भर में। ये ट्रेंड क्यों जरूरी है? क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे चाइना ने अपनी फाइनेंशियल और जियो पॉलिटिकल पावर्स को एक्सपेंड किया है। अब एक नजर डालते हैं ग्लोबल बायलेटरल डेट के ट्रेंड्स पर। 1970s में यूएसए का ग्लोबल एक्सटर्नल लेंडिंग में 36% का हिस्सा था, जो 2023 में सिर्फ 4% गिर गया। 1990s में जापान का हिस्सा सबसे ज्यादा था, लेकिन अब उसे भी चाइना ने पीछे छोड़ दिया और 2023 तक 22% का शेयर अपने नाम कर लिया। अब बात करते हैं डेट ट्रैप डिप्लोमेसी की, जो इसे पूरी डिस्कशन का यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का मतलब है डेवलपिंग और लो इनकम कंट्रीज को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देना, जो बाद में उन कंट्रीज के लिए रीपेमेंट में मुश्किल बन जाता है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है श्रीलंका, जहां पर हम्बनतोता पोर्ट के लिए चाइना से हैवी लोन्स लिए गए, लेकिन रीपेमेंट नहीं हो पा रहा। अब श्रीलंका के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका की कई कंट्रीज भी इस ट्रैप का शिकार है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स और रीजनल इंपैक्ट्स डिस्कस करते हैं। तो 2023 में बायलेटरल एक्सटर्नल डेट सिर्फ 49.5 बिलियन यूएस डॉलर था, जो 2023 में 744.4 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच गया। सोचो आप इन 20 सालों के पीरियड में क्या क्या हुआ। जहां 50 बिलियन यूएस डॉलर था वो 800 बिलियन, 750 800 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया कर्जा। सब सहारन अफ्रीका की कंट्रीज जैसे कि अंगोला अपने 58% बायलेटरल डेट के लिए चाइना पर डिपेंडेंट है। ईस्ट एशिया पैसिफिक की अगर हम लोग जो है वो चर्चा करें, कंबोडिया, लाओस, लैटिन अमेरिका के अर्जेंटीना भी चाइना के मेजर डेटर्स हैं। 2023 में श्रीलंका का टोटल बायलेटरल डेट का 75% चाइना का था। सोचो आप। अब इसके ग्लोबल डेट और जियो पॉलिटिकल इंप्लीकेशन पर नजर डालते हैं। कई डेवलपिंग कंट्रीज अपने लोन को रीपे करने में फेल हो रही हैं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस और सॉवरेनिटी लॉस का रीजन बन रही हैं। ये कंट्रीज इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है और पॉलिटिकल प्रेशर का सामना कर रही हैं, जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के कंसेप्ट को और रीइंफोर्स करता है। तो ये एक क्लासिक एग्जांपल है, आपको समझना जरूरी है। और देखो आप, बहुत ईजी चीज है, सिंपल सी चीज ये समझो ना यार। अगर आप कभी भी किसी से लोन लेते हो, बात समझना, नॉर्मली है ना, और उसको रीपे नहीं कर पा रहे और वो व्यक्ति सामने आके खड़ा हो जाता है, तो थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती है। बोलो हाँ या ना? यस, समटाइम्स इट हैपेंस कि उसने आपको जो भी काम बोला वो आपको करना पड़ता है, बिकॉज आपने उससे लोन ले रखा है, राइट? तो आप उस पोजीशन में फंस जाते हो और इसी चीज को इंटरनेशनल फ्रंट में समझ लो, एज सिंपल एज दैट। तो देखो यार, ये कुछ आंकड़े हैं, ये आप अपने नोट्स के हिसाब से मेंशन कर सकते हो कि 2023 में 25% पूरे दुनिया भर का डेट जो है वो चाइना के कब्जे में है। यानी कि चाइना ने पूरे दुनिया भर में, जैसे 100% लोन है, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि 100 करोड़ रुपए लोन जो है वो बहुत बहुत, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ठीक है? 100 करोड़ बहुत छोटा सा अमाउंट है। 100 करोड़ लोन जो है पूरे दुनिया भर में गया है पैसा लोन के तौर पर, तो उसमें से 25 करोड़ जो है वो चाइना ने दिया है। सोचो, इतना मेजर वेटेज है चाइना का। और रैपिड ग्रोथ पिछले 20 सालों में हम लोग को देखने को मिली। चाइना ने बहुत ग्रोथ करी है, लोन बहुत बांटे हैं। और डेट ट्रैप डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको ध्यान में रखना है। और इसी में फंसाकर जो है वो चाइना इंटरनेशनल गेम्स खेल रहा है। और देखो कितना ज़्यादा लोन जो है वो बढ़ गया। 2003 में कितना था और 2023 में कितना हो गया। कौन सी कंट्रीज इंपैक्टेड है, देख लो। कंट्रीज के कुछ नाम एग्जाम्पल्स के तौर पर आप याद रख सको। डेवलपिंग कंट्रीज बहुत बुरे फाइनेंशियल ट्रैप में जो है वो फंसी हुई हैं, राइट? तो इस तरीके से आपको सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से गेम को समझना जरूरी है। अब गाइस, जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का टाइटल है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटी राइट्स।
इस टॉपिक को समझना ना सिर्फ आपके जीएस पेपर 2 और पेपर 1 के लिए जरूरी है, बल्कि भारत के डाइवर्स फैब्रिक्स को समझने के लिए भी काफी एसेंशियल है। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं माइनॉरिटीज के अधिकार का कंसेप्ट क्या है। तो इंडिया एक डाइवर्स कंट्री आप जानते हैं, जहां अलग अलग रिलीजन, लैंग्वेज और कल्चर को एग्जिस्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने इसी डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए माइनॉरिटी के अधिकार का प्रोविजन रखा है। 18 दिसंबर 1992 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक डिक्लेरेशन पास किया, राइट्स ऑफ पर्संस बिलोंगिंग टू नेशनल, एथनिक, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। इससे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन अलाइन होते हैं, राइट। अब समझते हैं इस कंसेप्ट के ओरिजिन को। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें माइनॉरिटीज के अधिकार मेंशन्ड है। यह प्रोटेक्शन हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पर बेस्ड है, जैसे कि आप जानते ही हैं। और ऑस्ट्रियन कॉन्स्टिट्यूशन 1867 और यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस भी हमने इसमें शामिल किए हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब बहस हो रही थी, उस दौरान माइनॉरिटीज के अधिकार एक बहुत क्रिटिकल इशू था। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने हाईलाइट किया कि माइनॉरिटी सेफगार्ड्स डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है, यानी कि माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन देना डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वल्नरेबल सेक्शन यानी कि पिछड़े वर्ग को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 29 की बात करें तो इसका क्लॉज 1 ये कहता है कि हर इंसान, चाहे वो माइनॉरिटी हो या ना हो, अपनी लैंग्वेज, अपनी स्क्रिप्ट, अपनी कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकता है। यह प्रोविजन सिर्फ माइनॉरिटीज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि किसी भी इंडिविजुअल के लिए है जो अपनी कल्चरल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी प्रिजर्व करना चाहता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर प्रीलिम्स में पूछा जाता है, आर्टिकल 29 से रिलेटेड। और आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज को एक और इंपॉर्टेंट अधिकार देता है। इसका क्लॉज 1 कहता है कि माइनॉरिटीज को अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर करने का हक है। इसका मेन एम यह है कि माइनॉरिटीज को सशक्त करना और उनकी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ने क्लैरिफाई किया है कि यह अधिकार सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटीज तक नहीं, बल्कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी अप्लाई कर सकती हैं, जो भाषा के आधार पर पिछड़ी हैं। जुडिशरी ने आर्टिकल 30 के इंटरप्रिटेशन को और मजबूत किया। स्टेट ऑफ केरल वर्सेस मदर प्रोविंशियल 1970 का केस था। कोर्ट्स ने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के अधिकार को स्टेट इंटरफेरेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एजुकेशनल एक्सीलेंस भी इंश्योर होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन मतलब। लेकिन एक बात क्लियर है, ऑटोनॉमी होने के बावजूद माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को क्वालिटी और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं। यानी कि यह चीज जरूरी है कि भाई आप देखो, आर्टिकल 30 ये कह रहा है कि ऑटोनॉमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस माइनॉरिटी जो है वो अपनी स्टैब्लिश कर सकती हैं, बट ये इंश्योर करना जरूरी है कि एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो है वो ना गिरे, क्वालिटी एजुकेशन मेंटेन की जाए। अब समझते हैं माइनॉरिटीज अधिकार की जरूरतें क्यों हैं, राइट। अब सुनो, ये इंश्योर करता है पहली चीज तो कि माइनॉरिटीज के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन प्लूरलिज्म को प्रिजर्व करना चाहता है, जो हमारे देश की एक प्रकार से बेस है, क्योंकि अलग अलग धर्म के कल्चरल डाइवर्सिटी है हमारे यहां, प्लूरलिज्म है, तो उसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड ने भी कहा है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन सोशल जस्टिस को, सामाजिक न्याय को जो है वो प्रमोट करते हैं। तो गाइज, ये था एक कंप्लीट ब्रेकडाउन आर्टिकल 29 और 30 का, जो आपको एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे से जो है वो पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 29 क्लॉज 1 क्या है, आर्टिकल 30 क्लॉज 1 क्या है, तो ये मैंने आपको नोट्स में ऑलरेडी मेंशन कर ही दिया है। जुडिशरी ने भी इंटरप्रेट जो है वो किया कि भाई एजुकेशनल क्वालिटी जो है वो फॉलो करनी है, यानी कि उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, और इक्वलिटी इंश्योर करती है ये चीज़, कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करती है, और जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है, पिछड़ी जो कम्युनिटी है, समुदाय जो है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं ये राइट्स, ये अधिकार। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आप जानते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक ऐसी पॉलिसी है जो ना सिर्फ किसानों की जिंदगी बदल सकती है, बल्कि गांव क्षेत्र की इकोनॉमी को भी मजबूत कर सकती है। तो आइए इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहले बात करते हैं स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन एग्रीकल्चर के रिकमेंडेशन की। कमेटी जिसके हेड हैं चंद्रजीत सिंह छन्नी जी, उन्होंने सजेस्ट किया है कि एमएसपी को एक लीगल गारंटी मिलनी चाहिए, यानी कि लीगल बैकग्राउंड, यानी कि कानूनी ठप्पा। ये सजेशन क्यों दिया गया, तो देखो यार, फार्मर्स के सुसाइड के केसेस और उनकी फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी को एड्रेस करने के लिए। एक और रिकमेंडेशन, पीएम किसान स्कीम के अमाउंट को 6,000 से बढ़ाकर 12,000 करना है।
इसके अलावा जो टीनेंट फार्मर्स हैं, यानी कि जिनका खुद का खेत नहीं होता, किराए पे लेते हैं, और फार्म लेबर्स हैं, इनके लिए सीजनल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने की भी बात की गई है। ये स्टेप्स डायरेक्टली फार्मर्स की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंपैक्ट करते हैं। अब समझते हैं स्टैट्यूटरी एमएसपी के बेनिफिट्स को। स्टैट्यूटरी मतलब कि कानूनी वो मिल जाए, उसको ठप्पा मिल जाए। तो देखो, सबसे पहली चीज तो एमएसपी का एक लीगल गारंटी होने से, यानी कि एमएसपी को अगर लीगल गारंटी मिल गई तो किसानों को एक अश्योर्ड इनकम मिलेगी जो मार्केट के प्राइस फ्लक्चुएशन से बचाएगी। जब इनकम स्टेबल होगी तभी फार्मर्स नए और सस्टेनेबल फार्मिंग मेथड्स अडॉप्ट करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और ये नेशनल फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा। फार्मिंग रीजन्स में पैसा आएगा जो लोकल बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होगा, और जब फाइनेंशियल बर्डन कम होगा तब फार्मर्स की मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी और सुसाइड काफी हद तक जो है वो कम हो जाएंगी। बट गाइस देखो, अच्छाई के साथ बुराई भी आती है, प्रोस के साथ कॉन्स भी होते हैं, तो चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि इंप्लीमेंटेशन। पैनल ने यह क्लियरली बोला है कि सेंटर को जल्दी एक बहुत ही ठोस प्लान अनाउंस करने की आवश्यकता है। तो गाइस, स्टैट्यूटरी एमएसपी एक गेम चेंजर हो सकता है। यह ना सिर्फ किसानों की जिंदगी सुधारेगा बल्कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को भी प्रमोट करेगा। तो देखो, आप कुछ शॉर्ट नोट्स मेंशन कर लो कि स्टैंडिंग कमेटी जो एग्रीकल्चर की है उसके हेड कौन है। कभी कभी कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि छन्नी कमेटी बताओ किससे रिलेटेड है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये एमएसपी को लीगलाइज करने की बात की गई है, स्टैट्यूटरी एमएसपी की बात की गई, ये भी मेंशन कर सकते हो। और लीगल गारंटी दिया जाए एमएसपी को, जिससे कि फार्मर्स के सुसाइड कम हो और रूरल इकोनॉमी बूस्ट हो। और पीएम किसान स्कीम का अमाउंट बढ़ा दो। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स पे पीएम किसान स्कीम के बारे में आप 3-4 बुलेट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताइए कि इसका गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और इसके मेन पॉइंट्स, इसके बेनिफिट जो है वो क्या होंगे। तो मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर करेगा, ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रमोट होगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रमोट होगी, रूरल इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो इससे बूस्ट होगी। तो ये चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से ध्यान रखना आपको चीज़ों को। अब गाइज हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो गवर्नेंस और एजुकेशन रिफॉर्म से रिलेटेड है। एनटीए रीस्ट्रक्चरिंग का ये टॉपिक है, जीएस पेपर 2 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के रीस्ट्रक्चरिंग की क्यों जरूरत पड़ रही है। तो एनटीए का गाइज काम है एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करना, जैसे कि नीट और सीयूईटी। और नीट का आपने नाम सुन लिया तो आपको क्लियर हो गया कि क्यों रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। तो देखो, लेकिन रीसेंट पैनल जिसकी लीडरशिप के राधाकृष्णन जी, जो फॉर्मर इसरो के चीफ हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इसके प्रोसेसेस को इंप्रूव करना जरूरी है ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस को बेटर बनाने के लिए। चलिए अब देखते हैं पैनल के कुछ रिकमेंडेशंस। तो देखो, सबसे पहला तो एनटीए को 2025 तक रीस्ट्रक्चर किया जाए, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए नई पोस्ट क्रिएट की जाए, राज्यों के साथ बेटर कोऑर्डिनेशन और डिजी एग्जाम, डिजी यात्रा जैसे टूल्स का यूज होगा ताकि एग्जाम फुल प्रूफ बने। यानी कि देखो, चीटिंग से रोकना मेन ऑब्जेक्टिव है। एक अकाउंटेबल गवर्निंग बॉडी बनाई जाए जिसमें 3 सब कमिटीज होंगी। एक करेगी टेस्ट की ऑडिटिंग, दूसरी एथिक्स और ट्रांसपेरेंसी पर ध्यान देगी, तीसरे स्टाफ पर ध्यान देगी। और इसके अलावा एनटीए को डोमेन एक्सपर्ट्स और लीडरशिप स्किल वाले प्रोफेशनल्स के साथ स्टाफ करना होगा, यानी कि प्रोफेशनल्स लोग ही जो है वो उसकी इंटरनल स्टाफिंग टीम के अंदर हो। और 2025 के बाद एनटीए सिर्फ हायर एजुकेशन एंट्रेंस एग्जाम के लिए नहीं काम करेगा और नए एग्जाम को भी इंक्लूड करेगा, यानी कि सिर्फ हायर एजुकेशनल एंट्रेंस एग्जाम नहीं बल्कि न्यू एग्जाम्स भी इसके अंदर शामिल होंगे। स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स के लेवल पर चिंता को एड्रेस करने के लिए कुछ स्पेसिफिक मेजर्स दिए गए हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल लिंकेज होना चाहिए स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के साथ। सिक्योर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए। टेस्टिंग रिफॉर्म्स के लिए पैनल ने रोबस्ट यानी कि काफी मजबूत मल्टी स्टेज प्रोसेस रिकमेंड किए हैं। क्वेश्चन पेपर को सेट करना, प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, राइट, ओएमआर का उपयोग जैसी माल प्रैक्टिसेस प्रिवेंट करना। एक और मेजर चेंज है कि सीयूईटी यूजी को अब साल में 2 बार कंडक्ट किया जाएगा। तो ये सब रिकमेंडेशन है जिसके बारे में एक आपको जो है वो ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं। बाकी देखो, इसके नोट्स में आप ये मेंशन कर लो कि 2025 तक जो है ये इसकी रीस्ट्रक्चरिंग टाइमलाइन कंप्लीट की जाएगी, जिसमें नई पोस्ट देखने को मिलेगी इसके ऑपरेशंस को और बेहतर करने के लिए।
फिर इसके अलावा डिजी एग्जाम और टूल्स जैसे कि डिजी यात्रा का उपयोग किया जाएगा सिक्योर एग्जाम्स के लिए। इसमें 3 सब कमिटीज टेस्ट, ऑडिट, एथिक्स और स्टाफ स्टेक होल्डर रिलेशंस की जो है बनाई जाएगी। इसमें मल्टी स्टेज प्रोसेस होंगी, सीयूईटी यूजी एग्जाम 2 बार होगा साल में, और सिक्योर क्वेश्चन पेपर की सेटिंग होगी और ट्रांसपोर्टेशन भी क्वेश्चन पेपर का सिक्योर तरीके से होगा। ये सब चीज़ें इंश्योर की जा रही है। और एक डीजी का रोल होगा, एडिशनल सेक्रेटरी रैंक की पोजीशन वाला एक पोस्ट जो है वो इसके अंदर लाई जाएगी इसके ऑपरेशंस को और बेहतर बनाने के लिए, जिससे कि चीटिंग और ये सब चीज़ें जो है वो ना हो। गाइस, क्या आपको पता है कि प्राइवेट एविएशन का कंट्रीब्यूशन एनवायरमेंट पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा है, और ये इशू सिविल सर्विसेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जीएस पेपर 3 के लिए। हम बात करेंगे कि प्राइवेट एविएशन के एमिशन पर क्या असर है और इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ स्टैटिस्टिक्स की। तो अगर एविएशन एक कंट्री होती, बात ध्यान समझना, एविएशन एक कंट्री होती तो ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन के टॉप 10 कंट्रीब्यूटर्स में शामिल होती। पता है आपको, जैसे आज की डेट में कंट्रीज कितना पोल्यूशन करती है उसका अपन एनालिसिस करते हैं ना, तो अगर एविएशन सेक्टर को एक कंट्री बना देते आप तो टॉप 10 में वो आ जाती। लेकिन प्राइवेट जेट्स और चार्टर्ड प्लेन्स का कार्बन फुटप्रिंट पर पैसेंजर कमर्शियल फ्लाइट्स के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है। एक रीसेंट स्टडी के मुताबिक 2019 से 2023 के बीच एमिशन 46% बढ़ गए हैं। प्राइवेट एयरक्राफ्ट की संख्या दिसंबर 2023 में 22,959 थी, जो फरवरी 2024 के 24 तक बढ़कर 26,454 हो गई। इंडिया में प्राइवेट एयरक्राफ्ट की संख्या अभी भी कम है, सिर्फ 112 प्लेन्स रजिस्टर्ड हैं मार्च 2024 तक, और भारत का रेशियो सिर्फ 0.01 पर 1 प्राइवेट एयरक्राफ्ट पर लाख पॉपुलेशन है, जो चाइना के बराबर है। फिर भी टॉप डेस्टिनेशंस के लिए प्राइवेट जेट्स काफी यूज होते हैं, जैसे फ्रांस और कतर वर्ल्ड कप जैसा कोई बड़ा ग्लोबल इवेंट हो तो। एक और इंपॉर्टेंट बात, एनालिसिस के मुताबिक 47% फ्लाइट्स 500 किलोमीटर से कम थी, 19% फ्लाइट्स 200 किलोमीटर से कम थी, और 5% फ्लाइट सिर्फ 50 किलोमीटर की थी। इतना शॉर्ट डिस्टेंस के लिए प्राइवेट जेट्स का इस्तेमाल अननेसेसरी पोल्यूशन बढ़ाता है। अब बात करते हैं ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स जो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। एक है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, एसएएफ जिसको हम लोग बोलते हैं। ये शुगर केन और मक्के से बनती है, मेज, लेकिन फूड प्रोडक्शन और ग्राउंड वाटर को इंपैक्ट कर सकता है। ये एसएएफ ब्लेंडिंग काफी इफेक्टिव है, जैसे 2022 में एयर एशिया ने पुणे से न्यू दिल्ली एसएएफ पे फ्लाइट चलाई थी, पता है आपको। अप्रैल 2024 की बायोफ्यूल पॉलिसी रिवीजन के बाद एसएएफ की अवेलेबिलिटी इंप्रूव होने की वो है, ऑब्जेक्टिव है कि एसएएफ जो है वो ज्यादा इंप्रूव हो सकता है। फिर हाइड्रोजन फ्यूल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये केरोसिन से बताया जा रहा है कि 3 गुना ज्यादा एनर्जी पैक करता है, लेकिन एयरपोर्ट्स और एविएशन सिस्टम रीडिजाइन करने पड़ेंगे। कॉस्टली और कॉम्प्लेक्स होने की वजह से स्मॉल स्केल फ्लाइट्स के लिए अभी वाइबल नहीं है। अब पूरे दुनिया भर में फ्रांस जैसी कंट्रीज ने शॉर्ट डिस्टेंस के लिए प्राइवेट जेट्स बैन कर दिए हैं। इंडिया के लिए यह एक बड़ा चैलेंज है। डेवलपमेंट और एमिशन रिडक्शन को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इलेक्ट्रिक ऑल्टरनेटिव्स, ग्रीन फ्यूल अडॉप्शन और अर्बन एयर मोबिलिटी जैसे सोल्यूशन इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। तो गाइस, प्राइवेट एविएशन को रेगुलेट करना जरूरी है, लेकिन साथ ही सस्टेनेबल ऑप्शंस पर भी फोकस करना जरूरी है। अब देखो, नोट्स आप इस प्रकार से बना लो कि प्राइवेट एविएशन के कारण एमिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 46%। प्राइवेट जेट जो है वो 3 से 14 टन कार्बन डाइऑक्साइड पर फ्लाइट जो है वो एमिट करते हैं। इंडिया के अंदर 112 प्राइवेट एयरक्राफ्ट से रजिस्टर्ड, और रेशियो ये कि 0.01 प्राइवेट एयरक्राफ्ट पर लाख पॉपुलेशन हम लोग को देखने को मिलते हैं। ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्कर ध्यान में रखना। एसएएफ यानी कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और हाइड्रोजन फ्यूल, ये 2 चीजें आपको जो है वो ध्यान में रखनी है। और फिर ग्लोबल ट्रेंड यही है कि फ्रांस ने बैन कर दिए प्राइवेट जेट शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, और पूरे दुनिया भर में पब्लिक स्क्रूटनी जो है वो बढ़ती जा रही है, यानी कि जांच जो है वो बहुत ज्यादा चल रही है। तो ग्रीन फ्यूल पर फोकस करो, इलेक्ट्रिक ऑल्टरनेटिव्स लेकर आओ, अर्बन एयर मोबिलिटी पर जो है वो काम करो। तो ये चीजें हैं। तो ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, यानी कि एक आपको आइडिया लग गया कि आप देखो ये सब चीजें क्या होती हैं जो आती है ना न्यूज में, इसका आप अच्छे से उपयोग मेंस के अपने आंसर को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हो। ऐसी चीजों का उपयोग,
कि जहां लोग जो है वो बात कर रहे होंगे कि किस प्रकार से जो है वो प्रॉब्लम्स क्या क्या जो है वो पॉल्यूशन की देखने को मिल रही है एनवायरनमेंट में, और उसी बीच जब आप मतलब जैसे कि हजारों कॉपीज के बीच में आपकी कॉपी जो है वो बोलेगी कि प्राइवेट जेट्स भी बहुत ज़्यादा एमिशन करते हैं, तो एक अलग आउटलुक मिल रहा है ना। तो वही चीज़ है कि जो कॉपी चेक कर रहा है भाई उसको मतलब एक डिफरेंट चीज़ और एक यूनिक चीज़ देखनी है, और वो मिलेगी आपके रेगुलर बेसिस पर क्या करने से, मेरी क्लास ज्वाइन करने से। तो रेगुलर बेसिस पर बस कुछ मत करो, मेरी क्लास ज्वाइन करो, आपको फायदा जो है वो मिलता रहेगा, इस बात की गारंटी है।